हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ है, मस्त है और बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। हेलो गुलफाम जी, हेलो, कैसे हो आप? हेलो पुष्पांजलि, हेलो बच्चों, हेलो, आ जाओ जी, आ जाओ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, हेलो गुंजन, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो समरीन, हेलो अंकिता जी, हेलो धर्मेंद्र, हेलो हेलो, कैसे हो आप सब? हेलो समरीन, संजना जी, पायल, गुंजन, पंकज, आ जाओ जी, आ जाओ, आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, ठीक है बेटा। ये तो मैंने कल बेटा ये वाला क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे बता चुका हूँ, ठीक है। ये IUPAC नाम वाला जो आप पूछ रहे हो ना, जो भी पूछ रहा था वो मैं बता चुका हूँ बेटा यूट्यूब वाली क्लास में, ठीक। हाँ जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू अवधेश, हेलो सुशांत, हेलो अभिषेक, दिव्या जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, हेलो पवंती जी। वो कलर वाला फिर से समझा दीजिए। बिल्कुल बेटा, कलर वाला फिर से समझाऊंगा, यहाँ पर सारी बातें। हाँ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। थैंक यू बेटा समरीन, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। स्लाइड अभी नहीं आई है? अभी तक स्लाइड नहीं आई क्या तुम्हारी? हाँ, कलर प्रॉपर्टी बता दूंगा, ही बता दूंगा, ठीक है। आज पहले क्वेश्चन लगाएंगे हम, ताकि हम क्या करेंगे, पुराने वाले टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। हेलो गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, ओके। हाँ जी बेटा, अभी तक टीचर स्लाइड नहीं आई है क्या आपके पास? लेक्चर नंबर बेटा आज 11 है, लेक्चर नंबर 10 कल हो चुका है, ठीक। लेक्चर नंबर 11 है, ये लेक्चर नंबर 10 हो चुका है। हाँ जी, आ जाओ जी, आ जाओ 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 आ जाओ, ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, ठीक है। अभी कंप्यूटर वाला आएगा तो मैं बोलूंगा उसको स्लाइड अपलोड हुई है या नहीं हुई, ओके। हाँ जी, तो बच्चों जरा देखो ध्यान से, लास्ट लेक्चर के दौरान मैं आपको ये पढ़ा रहा था कि किस तरीके से धातु कार्बोनिल यौगिकों में बंधन होता है, ओके। और CFT के अनुप्रयोग हमने देखे थे। एक बार उनको रिवाइज करवाता हूं, फिर आगे बढ़ाता हूं, ओके। तो सारी बातें वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 11 बढ़िया से। और देखो ध्यान से, कल बेटा, कल अपनी केमिस्ट्री क्लास 4 बजे है, ठीक है। कल केमिस्ट्री क्लास 4 बजे है, आपको पार्थ सर ने बता ही दिया होगा। 4 से 6 बजे तक आपकी केमिस्ट्री है, फिर उसके बाद बायोलॉजी है। बायोलॉजी सिर्फ कल के लिए, ठीक है, कल के लिए। बाद में बायोलॉजी क्लास होगी और पहले फिजिक्स की क्लास है, ठीक है, 2 से 4। ये सिर्फ कल के लिए टाइम है, ठीक है। हाँ जी, हाँ। अच्छा, आइसोमेरिज्म में आई है स्लाइड बेटा, इसको इनऑर्गेनिक में लिखना है, इनऑर्गेनिक में लिखना है, इनऑर्गेनिक में लिखना है, ठीक है, ओके, इनऑर्गेनिक में लिखना है। हाँ जी, 2 दिन के लिए बोले ना, ठीक है, 2 दिन के लिए बोले तो ठीक है बेटा। हाँ जी, हाँ, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ भाई। हेलो जैनब, हेलो, आ जाओ जी, आ जाओ। हाँ, कल भी है, ठीक है, तो कल, हाँ, 2 दिन का बात है ना मतलब। और हाँ, आपको बेटा सर ने बता दिया होगा कि 10 तारीख से 15 तारीख तक का आपका अवकाश है, ठीक है। 10 से 15 ऑफ, 10 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक का बेटा आपका ऑफ है, ताकि आप इस टाइम पर क्या करें, बढ़िया से अच्छे से अपना बैकलॉग क्लियर कर लेना। अच्छा टाइम है, 6 दिन, पहली बार डाउट नट के इतिहास में 6 दिन की छुट्टियां मिली है भाई, ठीक है। वरना इससे पहले मतलब हम क्या होते थे कि जो दिवाली होती थी, मेन दिवाली, उसके 1 दिन पहले घर जाते थे। इस बार पहली बार यहां पर ये हुआ है, ठीक। हेलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, ठीक है, ओके। तो 10 से 15 दिन तक, 10 से 15 तारीख तक का आपका ऑफ है। हाँ जी, फिजिक्स वाले सर घर से ले रहे होंगे तो हाँ, वो शायद वो ले लें, ठीक है। मुझे लग रहा था फिजिक्स वाले सर ले लेंगे, उनका फायदा बन जाएगा इस बार, ठीक है, ओके, हाँ, ठीक। लाइव क्लास है ना, हाँ, तो वो घर से बैठे बैठे ले सकते हैं बेटा। बेटा तबीयत तो ठीक है, पता नहीं अभी थोड़ा सा जुकाम वगैरह मेरे को फील हो रहा है, बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी बेटा, थैंक यू आतिफ। हेलो, आज का यूट्यूब वाला लेक्चर नहीं आया? अरे यूट्यूब वाला लेक्चर बेटा उसको देखेंगे बाद में, ठीक है, ओके। हाँ जी,
एनसीईआरटी संपूर्ण नहीं आई है आरंभ 2 में। बेटा मैंने डलवाई तो देखो दोनों में, आरंभ 1 में भी डलवाई है, आरंभ 2 में भी डलवाई है। ठीक है, पता नहीं क्या इस बार भी वापस भी अगर आरंभ 2 में नहीं आई है तो मैं एक बार वापस से देख लूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो कोर्स नहीं है। आरंभ 1 का एक्सेस है तो मैं आरंभ 1 में तो देख सकता हूं, लेकिन आरंभ 2 का एक्सेस नहीं है। अगर आप में से किसी के पास नहीं आई है तो बेटा मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है, कि देखो सर इसमें कहीं पे भी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो मैं वापस जाकर उनसे बोलूं। ठीक, ओके। तो अभी यहां पर सारी बातें ढंग से देखना है, अच्छे से क्लियर करना है। ठीक, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब थोड़ा सा मैं स्टार्ट करता हूं, थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं बेटा, थोड़ा सा पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके ये आने वाले 2-3 दिन तक जो क्लासेस है वो इस टाइप का शेड्यूल रहेगा। ठीक है, ओके। तो यहां पर मेरे को 2 घंटे आपको एटलीस्ट मतलब 1 घंटा 45 मिनट तक मेरे को पढ़ाने का मौका मिल जाएगा, और फिर बाद में जो लास्ट वाला टाइम है वो बायोलॉजी वाले सर इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे की थोड़ी बहुत मैं आपको बातें बताता हूं। हाँ जी, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था उस चीज को मैं एक बार और बढ़िया समझाऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो हमने लास्ट क्लास में बेटा ये पढ़ा था कि धातु कार्बोनिल यौगिकों में आबंधन कैसे होता है, और फिर समावयवता वाला पार्ट हम देखेंगे आज के लेक्चर में कि उप सहसंयोजक यौगिकों में समावयवता क्या होती है। देखो हम कार्बनिक यौगिकों में भी समावयवता पढ़ रहे हैं तो लगे हाथ यहां भी पढ़ लेंगे, तो वहां का कॉन्सेप्ट हमारे यहां भी काम आ जाएगा। ठीक है, वहां भी हम ज्यामितीय समावयवता पढ़ रहे थे, यहां भी पढ़ेंगे, तो हम वहां के कॉन्सेप्ट को यहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वहां सिस्टर्न्स होता है वैसे यहां पे भी होता है, हैंड टू हैंड आपको क्लिक हो जाएगा। ठीक है, और दोनों में अंतर भी समझ जाओगे साथ साथ पढ़ोगे तो। ओके, क्लियर। तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये सारी बातें हम देखने वाले हैं, बढ़िया से क्लियर करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले मैं रिवीजन करवा देता हूं। हाँ, सबसे पहले रिवीजन में करवा देता हूं। तो बेटा पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्बनिक कोई भी उपसहसंयोजक संकुल है वो कलर क्यों दर्शाता है। तो किसी भी उपसहसंयोजक संकुल में जो कलर होता है वो पहली बात तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से होता है। अब उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है कि जैसे कि अगर बात करें हम, यहां पर ये होते हैं हमारे 2 Eg कक्षक, 3 होते हैं T2G कक्षक। तो अगर बाई चांस हम देखें कि अगर T2G में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा बेटा, दृश्य प्रकाश से किसी विशेष तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा। कब? अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तब। ठीक, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और हायर एनर्जी लेवल में जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक, हायर एनर्जी में जाने के बाद वो अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि ऊपर एनर्जी ज्यादा है, तो यहां से फिर वापस से लौट करके नीचे आएगा। तो हमारी आंखों को उसका रिलीज कलर दिखाई देता है। कोई भी पदार्थ हो बेटा, जैसे कि वो NaCl है या पोटेशियम डाइक्रोमेट है या K2Cr2O7, कोई भी केमिकल पदार्थ है, उसका रंग दर्शाना एक उसका भौतिक गुणधर्म होता है, उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। और वो फिजिकल प्रॉपर्टी इस तरीके से होती है कि उस पर जो भी प्रकाश गिर रहा है वो तो उसका एब्जॉर्ब कलर है, लेकिन हमें क्या करता है कि जो वो हमारी आंखों में आ रही है, कोई भी वस्तु है उस वस्तु से रोशनी हमारी आंखों में आएगी तभी तो हमें वो दिखाई दे रही है। आपने फिजिक्स में पढ़ाया होगा ना, लेंस वगैरह वाला पार्ट। ठीक है, कि यार उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों में बन रहा है। तो वहां पर क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब कलर होता है वो नहीं, हमें उससे क्या मिल रहा है वो कलर हमें दिखाई देता है। ठीक है, सन से उस पर प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन उससे मेरी आंखों में जो लाइट आ रही है वो है उसका रिलीज कलर। ठीक है, तो हमें सदैव उसका रिलीज कलर दिखाई देता है, मतलब जो अवशोषित रंग होता है उसका पूरक रंग हमें दिखाई देता है। ये मैंने आपको बताया। ठीक, ओके। तो यहां पर जो भी अवशोषित रंग होगा उसके पूरक रंग को ये उत्सर्जित करेगा। ठीक है, इस प्रोसेस की हेल्प से हम ये समझ सकते हैं। और यहां पर एब्जॉर्ब एनर्जी क्या होती है, Hc/λ, एब्जॉर्ब, हाँ, एब्जॉर्ब। ठीक है, अवशोषित ऊर्जा क्या होती है, Hc/λ, एब्जॉर्ब। ओके, ये बात मैंने आपको एक तो ये बताई। ठीक है, ओके। तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि किसी विलयन में किसी उपसहसंयोजक संकुल की स्टेबिलिटी देखनी हो तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, उसके स्थायित्व स्थिरांक को देख लो, के का मान जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी।
साम्य स्थिरांक के का मान जितना ज्यादा है, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता जितनी ज्यादा आएगी, उस संकुल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया। फिर तीसरा पॉइंट, ये इतना खत्म। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स में बॉन्डिंग कैसे होती है। वहां पे जरा देखना ध्यान से, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स में सबसे पहले तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर CO लिगेंड क्या करेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। अब CO, ये है हमारे पास CO लिगेंड। इस CO लिगेंड में बेटा जरा देखो ध्यान से, इस CO के पास होता है क्या, एक इलेक्ट्रॉन युग्म वाला कक्षक, और जो कि है यहां पर आपके सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये फील्ड होता है। तो ये क्या करता है, अपना फील्ड मतलब भरित कक्षक से क्या करेगा, इस केंद्रीय परमाणु के संकृत कक्षक, रिक्त संकृत कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उप सहसंयोजक सिग्मा बंध बनाता है। इतनी बात समझ में। अब यहां पर दूसरी बात, लेकिन जैसे ही केंद्रीय परमाणु इस लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है तो इसके अंदर क्या बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। तो ये क्या करता है, अपने भरित डी कक्षक, इसके पास क्या है, डी कक्षक है, भरित डी कक्षक, इसके पास जो फील्ड डी ऑर्बिटल है, उस ये क्या करेगा, इसके खाली जो कक्षक है उनमें वापस डोनेट करता है, और यहां पर पाई बंध बनाता है। तो ये पूरा आपको मैंने बताया टुकड़े टुकड़े में तोड़ तोड़ के। क्या ये बात समझ में आई? तो जिससे हमें यहां पर ये क्लीन दिखाई दे रहा है कि यार ये क्या है, पहले तो बॉन्ड बनाया फिर वापस से रिटर्न किया, तो कहीं ना कहीं मेटल और कार्बन के बीच में, इस मेटल और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के साथ साथ पाई बंध भी बन रहा है। तो कहने की बात यह है कि यार यहां पर ये जो मेटल और ये CO है, कार्बन है, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड तो बन ही रहा है, साथ के साथ पाई बॉन्ड के लक्षण भी उत्पन्न हो रहे हैं। साथ के साथ पाई बॉन्ड के लक्षण भी उत्पन्न हो रहे हैं कि भाई सिग्मा बॉन्ड तो बन ही रहा है, साथ के साथ पाई बॉन्ड के लक्षण भी उत्पन्न हो रहे हैं। अब पाई बॉन्ड के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो चीजें मैंने आपको कल सिखाई कि यार पहले तो सिग्मा बना फिर पाई बना, इस सिग्मा पाई बनने की वजह से क्या क्या चेंज आया। तो जरा देखो ध्यान से, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो बेटा यहां पर जैसे ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वापस इसको डोनेट करेगा। तो जितना ज्यादा केंद्रीय परमाणु पर या संकुल पर ऋणावेश ज्यादा होगा, वापस से बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी, पश्चाबंध ज्यादा जल्दी बनने लगेगा, बोले तो सिनर्जिक बॉन्डिंग जल्दी आसानी से बनने लगेगी। क्लियर है? ओके, बस यहां पर बेटा आप यहां पर एक चेंज जरा देखना ध्यान से, यहां पर मैंने आपको पहले इसको लिखवाया था पाई, तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, मैंने आपको यह बताया था कि ये सिग्मा 2s स्टार से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन यहां पे जरा आप थोड़ा सा चेंज ये कर लेना बेटा कि यहां पर जो ये एक्सेप्ट करने वाला ऑर्बिटल होता है, ठीक है, सिग्मा स्टार 2s, इसके ऊपर आता है बेटा यहां पे जो वैकेंट वाला होता है वो होता है यार पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px या फिर पाई स्टार 2py, ठीक है, इसको यहां पे बस स्टार लगा लेना, ये वाला पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py कर लेना, ठीक है, पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py कर लेना, ठीक है, बहुत दिन हो गए इस टॉपिक को पढ़ाए, ठीक है, पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py कर लेना, ठीक। ये अपने भरित सिग्मा 2 स्टार 2s के इलेक्ट्रॉन इसके में दान करेगा, परंतु साथ ही के साथ इसके भरित डी कक्षकों से अपने विपरीत बंदी एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार वाले ऑर्बिटल्स में वापस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। ये इसके भरित कक्षक उच्च ऊर्जा वाले और ये इसके निम्न ऊर्जा वाले खाली कक्षक, तो देगा तो अपने अधिकतम ऊर्जा वाले से देगा और लेगा तो अपने सबसे अल्प ऊर्जा वाले स्तर में वो ले लेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे जस्ट आपको ये समझना है
बस कल वाले डायग्राम में बेटा आप यहां पर ये पाई स्टार कर लेना इनको, ठीक है, पाई स्टार कर लेना इनको, बस पाई स्टार कर लेना आप, ठीक है, पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py। ओके, ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई। अब जरा देखो ध्यान से बैक बॉन्डिंग से हुआ क्या, सिनर्जिक बॉन्डिंग से हुआ क्या। अब जरा देखो ध्यान से सिनर्जिक बॉन्डिंग से हो क्या रहा है कि यहां पर मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के लक्षण आ रहे हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग से मेटल और कार्बन के बीच में द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो मतलब यहां पर सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी। बस एक मिनट थोड़ा सा इसको देख लो, सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो आप ऐसा भी लिख सकते हो मेटल कार्बन बंध में द्विबंध के लक्षण बढ़ेंगे, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, द्विबंध लक्षण ये बढ़ने लगेंगे। पहले एकल बंध था, अब द्विबंध है, तो द्विबंध ज्यादा मजबूत होगा ना, तो यहां पर हम ऐसे ही बोल सकते हैं मेटल कार्बन बंध सामर्थ्य बढ़ती चली जाएगी, बंध सामर्थ्य बढ़ती चली जाएगी और बंध लंबाई घटती चली जाएगी, ठीक है। मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका उल्टा फर्क पड़ेगा सीओ बंध पर, इसका उल्टा फर्क पड़ेगा सीओ बंध पर। जहां सी और ओ के बीच में प्योर ट्रिपल बॉन्ड था, अब वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा। क्या कि यार अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है तो यहां पर डबल बॉन्ड बन रहा है, तो इधर ट्रिपल बॉन्ड हो नहीं सकता, क्योंकि कार्बन 4 बंध बना 5 बंध बना नहीं सकता, तो वापस ये बंध इधर शिफ्ट होने लगेगा। तो सीओ बंध सामर्थ्य घटने लग जाएगी और सीओ बॉन्ड लेंथ बढ़ने लग जाएगी। ये मैंने आपको बात बताई थी। अब आप अपनी तरफ से कोई बात पूछ सकते हो। हाँ जी, अरे कहां गया, हाँ ये बेटा मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं, ये मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, क्यों लिख रहे हो बार बार, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। हाँ जी, बस आप यहां पर पाई स्टार कर लेना बेटा, ये नहीं लिखना है, ठीक है। ओके, फूल, ये फूल बन गया बेटा, फूल बन गया। हाँ जी, बस ये आपको लिखना है बेटा। कल इनऑर्गेनिक ही पढ़ाई है कंजेश। हाँ जी, क्या बता रहा हूं, क्या बता रहे हो कल का, और आज में कंफ्यूज हो रहा है बेटा। कल का ही बता रहा हूं, कुछ नया नहीं बता रहा हूं। हाँ जी, यहीं से स्टार्ट किया है भाई, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। देख लो, दोबारा से देख लो भैया, दोबारा से देख लो। ये केंद्रीय परमाणु था, इस लिगेंड से इसने क्या किया, पहले इलेक्ट्रॉन लिया, उपसहसंयोजक सिग्मा बंध बनाया, फिर इसके पास जो भरित डी कक्षक थे उससे इसने वापस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए अपने पाई स्टार वाले में। तो बस कल जहां पर मैंने पाई लिखाया था वहां पे पाई स्टार कर लेना, ठीक है। ओके, उसमें एक्सेप्ट करता है। और यहां पर सर जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है तो 5 बंध क्यों नहीं बनेगा बेटा, कार्बन 4 ही बंध बनाता है अधिकतम, उसके पास रिक्त कक्षक खाली कक्षक कहां है। कार्बन क्या कभी स्टक प्रसार करता है क्या, पूरी ऑर्गेनिक में पढ़ा है क्या तूने कहीं पर, ठीक है। तो यहां पर फिर इधर बंध दुर्बल हो जाएगा। क्लियर है मामला। तो अब चलिए यहां पर क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, हाँ जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपसे मैं बोलूं CO लिगेंड में कार्बन ऑक्सीजन बंध की बंध लंबाई 1.128 एंगस्ट्रॉम है, तो FeCO होल 5 में CO बंध की बंध लंबाई होगी, बताओ क्या होगा। कार्बन के पास लोन पेयर कहां से आया बेटा, पिछली क्लास देखता तो पता चलता कैसे आया। हाँ जी, ये बताओ, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो, बताओ भाई। CO है, इस CO में बेटा जो CO बॉन्ड लेंथ है, CO में जो CO बॉन्ड लेंथ है ये बोल रहा है कि 1.128 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन जैसे ये क्या कर रहा है, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, FeCO होल 5 इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। अब ये कंपाउंड बना रहा है, जब तक CO कोई बंध नहीं बना रहा था, लेकिन अब बॉन्ड बना रहा है। अब बॉन्ड बना रहा है तो क्या होगा, अब बॉन्ड बना रहा है तो क्या होगा, क्या बंध लंबाई CO बंध लंबाई बढ़ेगी घटेगी। हाँ जी, ध्यान से देखो, जैसे इसने ये कंपाउंड बनाया तो जिसमें क्या है, बैक बॉन्डिंग है,
बैक बॉन्डिंग है तो बेटा यहां पर क्या होगा कि यार Fe और कार्बन के बीच में बंध सामर्थ्य, इनकी बंध लंबाई घट जाएगी और इधर CO बंध लंबाई बढ़ जाएगी। जैसे ही इसने क्या किया, इनके बीच में बॉन्ड बनाया, पहले CO अकेला पड़ा हुआ था, ठीक है, तो वहां पर प्योर ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ था, लेकिन अब CO ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु को दान किया, तो जहां पर क्या होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा तो कहीं ना कहीं CO बंद जो पहले ट्रिपल बॉन्ड था, प्योर ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा, बंद लंबाई पहले से बढ़ जाएगी, तो बंद लंबाई बढ़ जाएगी, तो बंद लंबाई बढ़ जाएगी, बंद लंबाई बढ़ जाएगी, बंद लंबाई बढ़ जाएगी। तो बंद लंबाई अगर बढ़ेगी तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर अब दो ऑप्शन दे रखे, यहां पर बंद लंबाई घट गई है, यहां पर बंद लंबाई उतनी है, यहां पर बंद लंबाई ज्यादा और यहां पर ये, ठीक है, बंद लंबाई लगभग बहुत ही रेयर बढ़ती है, ठीक है। यहां पर जरा देखो ये CO है और यहां पर ये Fe में ये कंपाउंड आ रहा है, इस पर कोई ऋणावेश नहीं है, तो बंद लंबाई तो बढ़ेगी। CO क्या है, लिगेंड है बेटा, CO लिगेंड है मेरे लाल, CO लिगेंड है, ठीक है, तो यहां पर बंद लंबाई तो बढ़ेगी। अब ऑप्शन नंबर डी भी है, ऑप्शन नंबर सी भी है। यहां पर ये बेटा कैसा उदासीन कंपाउंड है, ये उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व इस पे ज्यादा नहीं है, तो वहां पर उल्टा बैक डोनेशन तो होगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा, तो यहां पर ये भी बंद लंबाई इससे ज्यादा है और ये भी ज्यादा है, तो दोनों में सबसे कम ये है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो बंद लंबाई तो बढ़ेगी। क्लियर है प्रिंसेस, रमाकांत, उस्मान, ओके, अरे भाई ठीक है, भाई ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू, हाँ जी ठीक है, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, निम्न जटिल निर्माण अभिक्रियाओं के आधार पर उसके निर्माण नियतांक के लिए सही है। Fe+2 जब 6 अमोनिया के साथ क्रिया करके एक संकुल बनाता है तो इसका साम्य स्थिरांक है KF, इसका साम्य स्थिरांक है KF, और यहां पर वही Fe+2 3 En लिगेंड के साथ अभिक्रिया करता है तो उसका साम्य स्थिरांक है KF डैश। तो यहां पे बताओ KF बड़ा होगा या KF डैश बड़ा होगा? KF बड़ा होगा तो KF डैश बड़ा होगा। हाँ जी बेटा, एकदम आपके सबके आंसर्स देख रहा हूं मैं, क्या होगा इसका आंसर? हाँ, क्वेश्चंस के आंसर भी लिखते जाओ बेटा। हाँ जी बेटा, जब आप इतनी स्पैमिंग कर देते हो, इतनी स्पैमिंग कर देते हो, इतनी स्पैमिंग कर देते हो, ठीक है, तो फिर बताओ मैं किस किस के जवाब दूं, बताओ। उसके चक्कर में जो बच्चा बढ़िया कुछ जवाब पूछता है वो भी जवाब नहीं दिया जाता, फिर पता नहीं कहां चला जाता है। तो जरा देखो, मैंने कल आपको बताया था कि यार केफ, ये एक मेरे पास रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, ये दूसरी रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, इसका साम्य स्थिरांक केएफ है, इसका केएफ डैश है। तो मैंने आपको कल बताया था कि किसका साम्य स्थिरांक ज्यादा होगा, किसका साम्य स्थिरांक ज्यादा होगा? जिसमें केंद्रीय परमाणु पे धनावेश हो, जिसमें केंद्रीय परमाणु पर धनावेश हो, दूसरा जिसमें किलेट लिगेंड ज्यादा हो। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये ईएन, ये एच अमोनिया, अमोनिया एकल दंतुक लिगेंड है, जबकि ईएन एक किलेट लिगेंड है। ये कैसा है? किलेट लिगेंड है। तो किलेट लिगेंड क्या करेगा? किलेट वलय बनाएगा, और किलेट वलय वाले कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों कंपाउंड में सेकंड वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू किलेट रिंग फॉर्मेशन। सेकंड वाले कंपाउंड में किलेट वलय, सर कर वाले चैप्टर में अलग चैप्टर क्यों दिखाई दे रहा है? अरे बालक यार, कल वाले क्लास में कुछ इश्यू हो गया था, इस वजह से वो दूसरे चैप्टर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बाकी पढ़ा मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही रहा हूं, ठीक है, पढ़ा मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। किलेट वलय वाले संकुल ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। 6 महीने में एक भी कमेंट का जवाब नहीं दे दे, कभी दे रहा हूं ना तेरा कमेंट पढ़ के जवाब। अब यहां पर देखो ध्यान से, सर्वाधिक स्थायी जटिल है, सर्वाधिक स्थायी जटिल है सब, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है। तो विशाल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे पता चला तेरे को सेम है? इसमें अमोनिया लिगेंड है, इसमें ईएन है, ईएन द्विदंतुक लिगेंड है, किलेट वलय बनाएगा, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, सर्वाधिक स्थायी संकुल है। अब इसमें देखो सर्वाधिक स्थायी संकुल है। अब यहां देखो कोबाल्ट 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 +3 +3 +3 +3 आवेश। अब देख बेटा,
नहीं है विशाल। अब बता, H2O, अमोनिया, अमोनिया, EN। EN एक किलेट लिगेंड है, ठीक है, हाँ जी, EN एक किलेट लिगेंड है। तो जितने ज्यादा किलेट लिगेंड होंगे उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि उसके लिए साम्य स्थिरांक उतना ज्यादा आएगा, हाँ या ना। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या बोलना चाह रहा, क्या ज्यादा हो जाएगा बेटा, क्लियर, ओके, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर हो जाएगा, हाँ जी, वेरी गुड। अब आगे देखो, निम्न में से किस यौगिक में CO बंध लंबाई सर्वाधिक है। अब विशाल, अब यहां पे देख, अब तेरे को यहां पे 4 कंपाउंड दे रखे हैं बालक, अब इस 4 में से तू देख सबसे ज्यादा बंध लंबाई किस में सर्वाधिक पूछा जा रहा है। उसमें हमें कोई सर्वाधिक के बारे में नहीं बोला गया था, ठीक है, कि भाई 4 में से कंपेयर करना, वहां एक ही कंपाउंड दे रखा था। अब यहां पे 4 कंपाउंड दे रखे हैं, तो 4 में तू देख कहां पर CO बंध सबसे बड़ा है, CO बंध लंबाई सर्वाधिक है, हाँ जी, कहां पे CO बंध सबसे ज्यादा लंबा होगा। देखो, जिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो वहां पर सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो मेटल कार्बन बंध लंबाई घटेगी और CO बंध लंबाई बढ़ेगी। क्या हम ये जानते हैं। तो CO बंध सबसे बड़ा कहां, जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा, पहले वाले में। देखते ही हो जा रहा है। अमित कुमार करता जा भी तो सारे क्वेश्चन, हाँ जी, हाँ जी, अरे क्लियर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ लो इनको बढ़िया से, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है, आसान क्वेश्चन है, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, यहां पर निम्न कार्बोनिलों में किसका CO आबंध सबसे अधिक मजबूत होगा। CO बंध सबसे मजबूत, CO बंध सामर्थ्य सर्वाधिक कब होगी, जब सिनर्जिक बॉन्डिंग न के बराबर हो। जब सिनर्जिक बॉन्डिंग न के बराबर हो मतलब बैक बॉन्डिंग न के बराबर हो, जब संकुल पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे कम हो, तो सबसे कम वाला पॉजिटिव चार्ज। देखो ये उदासीन है, ये उदासीन है, ये ऋणावेशित है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है ना, तो यहां पर हो ही नहीं पाएगा। बोलो ऑप्शन नंबर 2 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, मतलब जब बैक डोनेशन हो ही ना पाए। समझ में आया, क्लियर है मामला, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया बेटा, सेकंड खुशी मंसूरी, सेकंड वाले में क्या हो गया भैया, ठीक है, सेकंड वाले में क्या करना है बेटा, यहां पर ये के, इसके लिए केफ दे रखा है, इसके लिए केफ डैश दे रखा है। आप मुझे बताओ दोनों में से कौन सा संकुल ज्यादा स्थायी है। आपको पता है ना, ये एक अमोनिया लिगेंड है, ये एक EN एक किलेट लिगेंड है, जिसमें जितने ज्यादा किलेट लिगेंड होंगे उन संकुलों की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि जलीय विलयन में साम्य स्थिरांक का मान किन किन पे डिपेंड करता है, ठीक, ओके, ये वाला हो गया। अब ये देखो, निम्न में से कौन सा संकुल सर्वाधिक स्थायी है, निम्न में से कौन सा संकुल सर्वाधिक स्थायी है, हाँ जी, निम्न में से कौन सा संकुल सर्वाधिक स्थायी है। स्लाइड नहीं आई थी, रिवीजन नहीं हुआ बेटा। आप लेक्चर भी तो देखते हो ना, लेक्चर नहीं देखते क्या आप। हेलो सुनील, धर्मेंद्र, वेरी गुड बेटा। कौन सा संकुल सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो आप जरा देखोगे ध्यान से, यहां पर अमोनिया लिगेंड है, यहां पर CO लिगेंड है, यहां पर ये है, और यहां पर ऑक्जेलेटो लिगेंड है। तो ऑक्जेलेटो कैसा है, यहां पर ऑक्जेलेटो कैसा है, ऑक्जेलेटो आपके पास एक किलेट लिगेंड है, किलेट लिगेंड, किलेट लिगेंड है, तो किलेट लिगेंड है तो बेटा इसके लिए K का मान ज्यादा आएगा, साम्य स्थिरांक ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा, ठीक है, हाँ जी, डन है क्या मामला, वेरी गुड। अब ये वाला देखो ध्यान से, संगकर्मी बंधन, हिंदी में देख लो भैया, हिंदी में देख लो, इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग को बोला जा रहा है संगकर्मी बंधन में होता है। सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है कुमार जी, हेलो दारुल उलम,
सिनर्जिक बॉन्डिंग में लिगेंड की संख्या से नहीं देखी जाती बेटा। सिनर्जिक बॉन्डिंग में लिगेंड की संख्या देख के क्या करेगा, बस तू ये देख ले लिगेंड कौन सा है। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है, लिगेंड से धातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, वो तो नॉर्मल में भी होता है। यहां पर पूर्ण भरे धातु कक्षक से लिगेंड के ABMO, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो कि पाई स्टार होता है, ठीक है, ये चीज मिस्टिकल है ना, ये मैंने आपको आज लिखवा दी है, ठीक है। पाई स्टार कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या उपरोक्त में दोनों, ठीक है। हाँ जी बताओ, बताइए, या इनमें से कोई नहीं। हाँ, लिगेंड से धातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, वो तो पहला होता ही होता है। फिर साथ के साथ पूर्ण भरे धातु कक्षक से लिगेंड के ABMO कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ये भी होता है। तो बेटा पहला भी होगा और दूसरा भी होगा, क्योंकि दोनों ही तो ट्रू है, क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग में डायरेक्ट दूसरा बंध थोड़ी ना बनता है सर। पहले मेटल से पहला बंध बनेगा, फिर यहां पर दूसरा बंध बनेगा, तो दोनों केस होंगे, पहले ये होगा फिर ये होगा। सिनर्जिक बॉन्डिंग में पहले डोनेशन होता है, एक हाथ दिया जाता है, फिर दूसरे हाथ लिया जाता है, हाँ या ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है मामला? ओके, अंजलि जी बेटा टाइम पर आया करो ना फिर। अब अगला देखो, अब अगला देखो, अब अगला देखो। हाँ जी, यहां पर ये वाला संकुल देखो, CO कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3 के संकुलों के लिए दृश्य क्षेत्र में अवशोषण तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है। हाँ जी बेटा, वो लिगेंड देने वाले भी तो होने चाहिए ना योगेश, लिगेंड भी तो कुछ दे, तभी तो हम देखेंगे ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे देख रहे हो, उस संकुल पर धनावेश है कि ऋणावेश है? अगर संकुल पर ऋणावेश है मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, अगर संकुल गरीब है उस पर इलेक्ट्रॉन कम है, ऐसे देख रहा हूं, ठीक है। अब इस संकुल में देखो, इन 4 कंपाउंड में ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखो अवशोषण तरंग दैर्ध्य का क्रम, तो हमें पता है E बराबर hc/λ होता है। तो जरा देखो ध्यान से, जिस लिगेंड की प्रबलता ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा। प्रबलता, सबसे प्रबल लिगेंड कौन सा है यहाँ पर? अमोनिया, अमोनिया सबसे प्रबल लिगेंड है। फिर उसके बाद En, फिर सबसे कमजोर यहाँ पर H2O। होगा कि नहीं होगा? तो अगर प्रबलता ज्यादा तो उसकी ऊर्जा ज्यादा, तो लेमड़ा उसका उल्टा हो जाएगा क्या? लेमड़ा का क्रम, अमोनिया सबसे लास्ट में, फिर En वाला बीच में, फिर H2O आ जाएगा। तो H2O वाला, फिर यहां पर En वाला, फिर अमोनिया वाला। चैप्टर एंड नहीं हुआ है बेटा, क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखो ध्यान से। आपसे क्या बोला गया है? बढ़ता क्रम बताना है, बढ़ता क्रम बताना है, बढ़ता क्रम, ठीक है। ये वाला बढ़ता क्रम हो जाएगा, ठीक है। अमोनिया, फिर En, फिर H2O कॉम्प्लेक्स। तो अब जरा देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बेटा सामने लिखा हुआ है, फिर भी तो मैं बोल रहा हूं ना। हाँ जी, रुक जाओ 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 रुक जाओ, ठीक है। नवीन चंद्र सिन्हा इन दिनों अमन पाने के लिए, ठीक है, हाँ, En ज्यादा क्रियाशील होता है, फिर अमोनिया होता है, फिर यहाँ पर H2 होता है, ठीक है। हाँ जी ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, En ज्यादा प्रबल होता है। तो यहाँ पर लेमड़ा का क्रम क्या हो जाएगा? लेमड़ा उल्टा हो जाएगा, En, फिर यहाँ पर आ जाएगा अमोनिया, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास H2O। वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, H2O, फिर अमोनिया, फिर आ जाएगा En। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, माय मिस्टेक। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जाएगा, देख लो जरा, ठीक है। नवीन चंद्र सिन्हा इन दोनों अमन पाने के लिए दिल्ली पटियाला, ठीक है, पिरिडीन डाइपिरिडीन बीच में इन, हाँ जी ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बेटा? ओके, ठीक है महक। बी क्यों नहीं? बी क्यों होगा? अरे देखो, हमसे तरंग दैर्ध्य का क्रम पूछा है ना बेटा, तो जिसकी प्रबलता ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा, और लेमड़ा एक दूसरे के उल्टे है ना।
ई और लेमड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है ना, ई और लेमड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है ना बेटा, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। तो बी क्यों होगा, बी कहां होगा, वेरी गुड, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये वाला देखो ध्यान से, जब COCl NH3 होल 5+2 पीले रंग को अवशोषित करता है तो इस यौगिक का रंग होगा। अब ये क्वेश्चन करो, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे अगर रंग का पूछा जा रहा है। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन बताओ। आकाश तिवारी बेटा इधर बता दो। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर हो गया। इसमें क्या गड़बड़ हो गई भाई, सबसे प्रबल EN है, फिर H2, फिर अमोनिया है, फिर H2O है। तो आपको ट्रिक पता है ना, इतना बुरा है कालू शामू नाई फूला हाथ उसका ऐसे पानी भरा हो जैसे। H2O के बाद अमोनिया आता है, अमोनिया के बाद EN आता है, सबसे प्रबल EN, फिर अमोनिया, फिर H2O। तो जो सबसे दुर्बल है उसका लेमड़ा सबसे ज्यादा होगा, तो लेमड़ा H2O वाले का सबसे ज्यादा होगा ना, तो H2O वाला, फिर अमोनिया वाला, फिर EN वाला। तो लेमड़ा बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है बेटा, बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है ना मेरे लाल, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर अगर यह कंपाउंड पीला कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमें कौन सा कलर दिखाई देना चाहिए। तो देखो ध्यान से, कलर व्हील देख लो, ठीक है, कलर व्हील हमने देखा, रंग चक्र हमने देखा, हमने यहां पे देखा था VIBGYOR और यहां पर P। तो यहां पर इन दोनों का ब्लू ग्रीन और यहां पर येलो ग्रीन। अब हमसे क्या बोल रहा है कि इस यौगिक का पीला रंग है, येलो है। अब येलो है तो इसके सामने वाले में से कोई एक कलर होगा। अगर ये येलो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो देखो क्या लाल होगा, लाल तो इधर ही बगल में, लाल वाला तो नहीं होगा। क्या हल्का पीला, नहीं हल्का पीला तो होगा ही नहीं। क्या नारंगी पीला होगा, नारंगी, ऑरेंज, ऑरेंज भी नहीं होगा। इनके सामने में से कोई एक कलर होगा जो कि कौन सा है, बैंगनी। ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो कलर वाला भी आप आराम से देख सकते हो, ठीक, ओके। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। पवन यादव, पाईग्राही पाईदाता बेटा आयुष नामदेव बेटा, हमने जब देखा था कि पारंपरिक और अपारंपरिक लिगेंड तो वहां पढ़ाया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, ठीक, क्लियर हुआ। अब आगे देखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, M+3 धातु आयन का 4 एक पकड़ी 4 एकल दंतुक लिगेंड, ठीक है, L1 L2 L3 L4 है। अब हो सकता है कि कोई लिगेंड एक से ज्यादा बार हो, क्योंकि ये क्या बना रहा है, अष्टफलकीय संकुल, ठीक है। मतलब है 4 ही तरह के लिगेंड, L1 L2 L3 L4, वेरी गुड। हाँ जी, तो अब ये लाल, हरे, पीले और नीले स्थलों से तरंग दैर्ध्य का क्रमानुसार अवशोषण करता है। 4 लिगेंडों की शक्ति का क्रम होगा। हाँ बिल्कुल बेटा कनिष्क। अब ये वाला देखो ध्यान से, आई से बेटा इंडिगो आसमानी, बुशरा जी, ठीक है। हाँ अब ये देखो क्वेश्चन, कर पाओगे आप इस क्वेश्चन को? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। हमारे पास 4 लिगेंड है जो कि अलग अलग रंग के कलर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो आप जानते हो विबग्योर, VIBGYOR, सर हम ये जानते हैं और हमें पता है इधर से इधर जाने पर लेमड़ा बढ़ता जाता है। क्या हम जानते हैं कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो लेमड़ा बढ़ता जाएगा, ओके। अब देखो ध्यान से, L1 लाल रंग, रेड L1, फिर हरा हरा हरा, ग्रीन 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 मतलब हरा L2, फिर L3 पीला 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 मतलब येलो L3, और नीला नीला मतलब ब्लू, ये L4। तो अब वो क्या बोल रहा है कि लेमड़ा, तो लेमड़ा सबसे ज्यादा इसकी है। तो ऊर्जा हमें पता है ना कि यार E बराबर hc/लेमड़ा होता है, हाँ या ना। तो जिसका लेमड़ा ज्यादा उसकी ऊर्जा सबसे कम।
तो लेमड़ा सबसे ज्यादा इसकी है और लेमड़ा सबसे कम इसकी, तो इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा। L4 सबसे आगे आ जाएगा, L4 सबसे आगे आ जाएगा, L4 फिर L2 फिर L3 फिर L1, L4 L2 L3 L1। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्या? बोलो जरा, सी कहां होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा ना। आपसे लेमड़ा का क्रम थोड़ी पूछ रहा है, वो ऊर्जा का क्रम पूछ रहा है भाई, लिगेंडो की शक्ति का, मतलब उनकी प्रबलता का, और प्रबलता से संबंध है उनकी ऊर्जा का। ठीक है, मैसेज आ रहा है बेटा, आ रहा है डॉक्टर आशुतोष। ठीक, अगला देखो ध्यान से, अब ये खत्म हो गए। हाँ जी, तो बेटा ये वाले क्वेश्चन समझ में आए आपको? ये क्वेश्चन समझ में आए? अरे ये क्वेश्चन समझ में आए? ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए? देखो सबसे पहले था ये सीओ। अब जब तक सीओ बेटा कोई बॉन्ड ही नहीं देने, देखो मान लो मैं एक उदासीन लिगेंड हूं, मेरे पास लोन पेयर है, अगर मैं डोनेट करूंगा तो यार मैं जैसे ही डोनेट कर रहा हूं मेरी सीओ बॉन्ड लेंथ पहले की जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड की एक अलग बात है, और जैसे ही मैंने डोनेट किया, और ये ऐसा लिगेंड है जो कि क्या करता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा ही करेगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा ही करेगा। तो इससे क्या होगा, इसकी बंध लंबाई में कुछ तो परिवर्तन आएगा ही आएगा। ओके, मेरे पास पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, लेकिन जैसे ही मैंने डोनेट किया वो ट्रिपल बॉन्ड मेंटेन नहीं रहेगा, उसमें डबल बॉन्ड के लक्षण आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये जो कार्बन है और मेटल है उनके बीच में डबल बॉन्ड का लक्षण बनेगा, तो इधर ट्रिपल बॉन्ड प्योर नहीं रहेगा, वो पहले से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये सब में इसका सोल्यूशन कराओ। क्या कराओ सोल्यूशन? सब तो करवा दिया है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन ये था, जिसका साम्य स्थिरांक ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, जो ज्यादा स्टेबल उसका साम्य स्थिरांक ज्यादा, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये है, तो इसलिए इसका केएफ ज्यादा। ठीक, फिर ये वाला केलेट लिगेंड, फिर यहां पर सीओ बंध लंबाई जिसपे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा, ठीक है, जिसपे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम वहां पे सीओ बंध लंबाई सबसे न्यूनतम। ठीक है, अधिक स्थायी केलेट लिगेंड, सिनर्जिक बॉन्डिंग में पहला वाला भी होता है, दोनों भी होता है, दोनों मिला करके होता है। ठीक, लेमड़ा का आउटर, ऊर्जा का उल्टा। ठीक है, पीले रंग, ठीक है, कलर व्हील से कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन ये आप सब कर सकते हो। यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन ईजी में हो तो T2G में क्या होगा? बेटा ऐसे कैसी बातें कर रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन नीचे ही भरते हैं, ऊपर कौन भरेगा? मेरे को बता, सत्यम ऐसा दिमाग क्यों लगा रहा है तू? हाँ जी, मुझे बता। एक बच्चा बोल रहा है कि सर अगर पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर हो, सर अगर पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर हो, तो बेटा ऐसे दिमाग कहां से लाता है तू? मान ले ये बोल रहा है सर पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर हो, भाई ऊपर इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं? पहले निम्नतम ऊर्जा में फिर उच्चतम ऊर्जा में, तो ऐसे कैसे भरेगा तू? मेरे को बताना। ठीक है, तो ऐसा दिमाग मत लगा, गलत दिमाग है। सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे देखते हैं? अरे बालिका यहां पे देख, ध्यान से इधर देख, ये एक उदासीन संकुल है, कोई आवेश इस पर नहीं है, ये भी एक उदासीन संकुल है, इस पर भी कोई आवेश नहीं है। ये वाला संकुल ऐसा है जिसमें इस केंद्रीय ये पूरे संकुल पर धनावेश है। ओके, और यहां पर ये संकुल ऐसा है जिस पर ऋणावेश है। तो जिस पर ऋणावेश ज्यादा उसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज्यादा, इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? ये ऋणावेशित संकुल है, ये धनावेशित संकुल है, अर्थात इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है। ठीक है, क्लियर हुआ? डॉक्टर आशुतोष पढ़ने की बातें कर बेटा। ठीक, ओके, सैंडविच यौगिक पढ़ेंगे बेटा, अभी लास्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट वाले के लिए कोई फॉर्मूला बता दीजिए, फर्स्ट वाले के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा? कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखो ना, फर्स्ट वाले जैसे कि अगर देखो ध्यान से, सीओ पहले प्योर ट्रिपल बॉन्ड बना रखा था, अब जैसे इसकी डोनेट करने की बारी आएगी तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉनों को ही तो डोनेट करेगा। प्योर इसके अंदर बॉन्ड लेंथ उन्होंने दे रखी थी, उन्होंने बॉन्ड लेंथ दे रखी थी कि 1.128 एंगस्ट्रॉम है। अगर ये डोनेशन करता है तो डोनेशन करेगा तो बेटा इसका ट्रिपल बॉन्ड प्योर ट्रिपल बॉन्ड नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मेटल है और लिगेंड हमारा कौन सा है? सीओ है। सीओ है तो ये इसको देगा, लेकिन ये वापस रिटर्न में इसको देगा, कुछ मात्रा में दे या न दे। ठीक है, उससे क्या होगा? इधर प्योर ट्रिपल बॉन्ड मेंटेन रहेगा ही नहीं, तो इस वजह से क्या होगा? सीओ बंद पहले से बड़ा हो जाएगा। नेगेटिव ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ऋणावेश। ऋणावेश का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक, ओके, अब आगे क्लियर हो गया?
संकुल में धनावेश होगा तो ये देख, इस संकुल पे धनावेश है तो मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत कम है। ये देख धनावेश MnCO होल 5। अब मैं आपसे बोलूं इस संकुल पे धनावेश है तो ये धनावेश किस पर है? केंद्रीय परमाणु पर है, क्योंकि लिगेंड तो उदासीन है बेटा। अगर आपसे मैं बोलूं Mn पे आवेश निकालो तो आप क्या करोगे? Mn पे आवेश को x मान लोगे। 5 लिगेंडों पे आवेश 0 बराबर कुल आवेश +1, तो x बराबर कितना आएगा? +1। अर्थात जो संकुल पे आवेश है वही केंद्रीय परमाणु पर आवेश है। इसका मतलब ये है केंद्रीय परमाणु पर धनावेश है। समझ में आया? और अगर कहीं लिखा हुआ है जैसे कि ये FeCO होल 5, यहां पर लिखा हुआ है ओवरऑल माइनस, तो x प्लस 5 गुणा 0 बराबर -1, तो केंद्रीय परमाणु पर आवेश क्या है? -1। इन कार्बोनिल संकुलों में केंद्रीय परमाणु ऋणावेश भी दर्शा सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन टॉपिक्स पर मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवा दिए, लगे हाथ सारी बातें भी करवा दी। अब आगे बढ़ते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है संकुलों में समावयवता। अब हेडिंग डाल लो, उप सहसंयोजक संकुलों में क्या समावयवता होती है? H2O, अमोनिया, EN, ये सीक्वेंस होगा। अरे भाई देख लेते हैं यार, एक बार देख लेते हैं। विशाल, सुनने की आ रही बेटा? आपसे बढ़ता क्रम पूछा गया है, तो बढ़ता क्रम सबसे ज्यादा तरंग धैर्य कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये, क्योंकि ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। ये दुर्बल, फिर ये थोड़ा प्रबल, ये तीनों में सबसे ज्यादा प्रबल। तो एक बार ढंग से देख ले, ठीक है? हाँ जी बेटा, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हो गया आई होप? हाँ जी। अब संकुलों में समावयवता, तो संकुलों में समावयवता की बात करूं बेटा तो उप सहसंयोजक संकुल भी समावयवता दर्शाते हैं। ठीक है, ये कार्बनिक यौगिक है। वैसे तो समावयवता कार्बनिक यौगिकों में ही पाई जाती है, लेकिन वहां पे भी हम सहसंयोजक बंध पढ़ते थे जो कि एक दिशात्मक बंध होता था। उसी तरीके से उप सहसंयोजक बंध भी तो एक दिशात्मक बंध होता है, जिसमें फिर हम अलग अलग ज्यामितियां देखते हैं। अगर समन्वय संख्या 2 हो तो रेखीय ज्यामिति, समन्वय संख्या 3 हो तो समतल त्रिभुजीय ज्यामिति, 4 हो तो चतुष्फलकीय वर्गाकार समतलीय, 5 हो तो त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, 6 हो तो अष्टफलकीय। तो इनमें एक दिशात्मक बंध पाया जाता है, इसलिए उप सहसंयोजक यौगिक भी समावयवता दर्शाते हैं। वैसे अकार्बनिक यौगिक समावयवता नहीं दर्शाते, कार्बनिक यौगिक ही दर्शाते हैं, क्योंकि अकार्बनिक यौगिकों में मोस्टली में आयनिक बंध होता है। ठीक है, या केंद्रीय परमाणु से इतने परमाणु ही नहीं जुड़े होते कि वो समावयवता दर्शा सके, लेकिन उप सहसंयोजक यौगिकों में सारी क्वालिटीज पाई जाती है। तो अगर हम बात करें उप सहसंयोजक यौगिकों में समावयवता, तो समावयवता का मतलब तो पहली बात तो आप ये समझते ही हो, फटाफट सेटिंग डाल लो। समावयवता, आइसोमेरिज्म, समावयवता वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु गुणधर्म अलग अलग हो। ठीक है, यही बात है। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु गुणधर्म अलग अलग हो। ठीक है, समावयवी कहलाते हैं। हाँ जी, उप सहसंयोजक यौगिकों में कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है, हमें वो पढ़ना है। हमें कार्बनिक यौगिकों वाली नहीं पढ़नी है, हमें उप सहसंयोजक यौगिक वाली पढ़नी है। ठीक है, तो अब लिख लो उप सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः
निम्न प्रकार की समावयवता निम्न प्रकार की समावयवताएं दर्शाते हैं। निम्न प्रकार की समावयवताएं दर्शाते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक कुछ समावयवताएं दर्शाते हैं जो हमें पढ़नी है। ठीक है, संरचनात्मक भी आएगा और त्रिविम भी आएगा। ठीक है, त्रिविम तो वैसा ही रहेगा, ज्यामितीय और प्रकाशिक। संरचनात्मक में अलग अलग हो जाएगा। बस अभी आपको चुपचाप से बढ़िया से पढ़ना है, यहाँ पे सब्जी मंडी नहीं बनानी है। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं, क्लियर है? ओके, अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर कौन कौन से। तो यहाँ पर जो समावयवता होती है, इसमें भी वही दो पार्ट। ठीक है, एक है आपके पास संरचनात्मक समावयवता, और दूसरा है बच्चों आपके पास त्रिविम समावयवता। ठीक है, अब संरचनात्मक समावयवता में क्या क्या पार्ट है? क्या सर वही स्थिति, श्रृंखला, क्रियात्मक वैसा है क्या? नहीं है, वैसा कुछ नहीं, सब अलग है। यहां पर है पहला आयनन समावयवता। ठीक है, फर्स्ट है आयनन समावयवता, बहुत सिंपल है। दूसरा है आपके पास हाइड्रेट समावयवता, हाइड्रेट या जलयोजन समावयवता। ओके, फिर अगला होता है थर्ड संधि या बंधन या लिंकेज। हिंदी में एन में से कोई भी एक शब्द आ सकता है, लिंकेज समावयवता। सब एकदम मक्खन है ये। ठीक है, अगला फोर्थ आपके उपसहसंयोजन समावयवता, समावयवता। ये 4 प्रकार की होती है। एक और देख लो, ठीक है, यहां पर बहुलीकरण ये समावयवता के जैसा ही होता है, इसलिए अलग से हमने लिख लिया बहुलीकरण। ठीक है, बहुलीकरण मतलब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड का बहुलक जैसा दिखाई देगा, उसका दुगुना 3 गुना ऐसा। अब त्रिविम समावयवता में बेटा 2 पार्ट हमें पढ़ने हैं। एक पढ़ना है हमें इसमें ज्यामितीय समावयवता। प्लीज अच्छे से आप पढ़ें, दूसरा तो आपको मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। दूसरा प्रकाशिक समावयवता। हाँ जी, दूसरा प्रकाशिक समावयवता। तो ये है यहां पर उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता है। तो इनमें से ये है आयनन, फिर हाइड्रेट, फिर संधि या बंधन या लिंकेज, फोर्थ है उपसहसंयोजन समावयवता, 5वीं है बहुलीकरण। और अगर हम बात करें इधर त्रिविम है, त्रिविम में ज्यामितीय और प्रकाशिक। तो ये इसके अंदर टोटल पार्ट है। अब 1 बाय 1 हम एक एक को पढ़ेंगे, बढ़िया से हम समझेंगे, अच्छे से क्लियर करना है। बहुत ही छोटा टॉपिक है ये वाला बहुत ही मस्त टॉपिक है। तो अगर आप समझना चाहते हो इस टॉपिक को भी, तो बेटा आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। सारे कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से बढ़िया, क्या क्या ट्रिक्स लगती है, क्या क्या इसके अंदर शॉर्टकट मेथड, सब बताऊंगा। बस आपको बढ़िया से इनको समझना है। ठीक है, ओके। और अच्छे से इसका रिवीजन करके जरूर आना है नेक्स्ट क्लास में, वरना उड़ जाएगा तो फिर कोई गारंटी नहीं है। फिर अगली क्लास में आके बोलोगे सर मैं पिछली क्लास में नहीं आया था या मेरे को समझ में नहीं आया था, वैसा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो भाइयों। जितना टाइम आप यहाँ कमेंट लिखने में लगाते हो उतना तो आप लिखने में लगा दिया करो ना यार। ठीक है, ओके। हाँ जी, जैसे कि सपोज करो मान लो मैं भी पढ़ता हूँ यूट्यूब से। ठीक है, तो मैं जैसे कि नेट की प्रिपरेशन करता था तो मैं भी पढ़ता था। तो हम इस थोड़ी ना कमेंट करते तुम्हारी तरह यार धर धर टीचर पढ़ा रहा है, उसका ने क्या क्या बताया वो लिख लिया, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो 2 बार देख लिया उसको, तब तो क्लियर हो गया। लेकिन ऐसे भाई ऐसे कभी भी नहीं करा।
ठीक है, तो थोड़ा मेच्योरिटी दिखाओ, बढ़िया से पढ़ने आए हो, बढ़िया से पढ़ाई करो। आप यहाँ पे कमेंटबाजी करने नहीं आए हो बेटा, आप पढ़ने आए हो, एक अच्छी पढ़ाई लेना आए हो, तो आप वो लो। ठीक, ओके। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लो आयनन समास, संरचनात्मक समवायोता, संरचनात्मक समवायोता, संरचनात्मक समवायोता। सर हमारा नाम ले दो बस, मजा आ जाएगा, हम स्टेटस डाल देंगे। संरचनात्मक समवायोता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, संरचनात्मक समवायोता। अब संरचनात्मक समवायोता के अंदर हम बात करें तो देखो परिभाषा की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वे यौगिक जिनकी संरचनाएं समान हो, अणुसूत्र समान हो परंतु संरचनाएं भिन्न भिन्न हो, सॉरी, जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचनाएं भिन्न भिन्न हो, लिख लो फिर भी। ठीक है, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचनाएं भिन्न भिन्न हो, संरचनाएं भिन्न भिन्न हो। ठीक है, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचनाएं भिन्न भिन्न हो। अब इसके अंदर देखेंगे हम यहाँ पर इसके उदाहरण, इसके प्रकार। तो प्रकार में सबसे पहले हेडिंग डाल लो आप आयनन समवायोता, आयनन समवायोता, आयनन समवायोता, आयनन समवायोता। ठीक है, आयनन समवायोता, इसको बोला जाता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यदि जटिल भाग, देखो एक होता है आयन मंडल, एक होता है समन्वय मंडल, एक होता है किसी भी संकुल का जटिल भाग, है ना, और आगे और पीछे वाला होता है आपका आयन मंडल, ये है समन्वय मंडल, और ये आगे या पीछे वाला भाग होता है आयन मंडल। ठीक है, जब समन्वय मंडल और आयन मंडल के बीच में लिगेंडों का आदान प्रदान हो, आयनों का आदान प्रदान हो, तो उनसे जो समावयवी बनते हैं वो एक दूसरे के आयनन समावयवी कहलाते हैं। जब समन्वय मंडल और आयन मंडल के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो तो जो समावयवी बनेंगे वो एक दूसरे के आयनन समावयवी कहलाएंगे। बहुत ही सिंपल है, देखो ध्यान से। ठीक है, इस प्रकार के समावयवी, इस प्रकार के समावयवी समन्वय मंडल एवं आयन मंडल के मध्य आयनों, अब आयन के रूप में कौन होगा, लिगेंडित होगा, के मध्य आयनों के विनिमय, एक्सचेंज, विनिमय के द्वारा प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के समावयवी समन्वय मंडल एवं आयन मंडल के मध्य आयनों के विनिमय के द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड, ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया बच्चों, यहां पर CONH3 होल 4, अरे यार NH3 होल 4 Br2 SO4, ये मेरे पास एक ओपन कंपाउंड है। ठीक है, अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। ठीक है, कि दो समावयवी मैं बता सकता हूं। ठीक है, ये हमारे पास CONH3 होल 4 Br2 SO4 है। ठीक है, कि अगर मैं यहां पर समावयवी बताना चाहूं, देखो इसके मैं दो रूप बता सकता हूं। ये मेरे पास अणुसूत्र है, इस अणुसूत्र से मैं दो ऐसे कंपाउंड बताऊंगा। देखो अष्टफलकीय संकुल बनाएंगे हम। ठीक है, कोबाल्ट पे आवेश +4 आएगा। ठीक है, ब्रोमीन है, ठीक है, एक ये है,
ठीक है, अब तो लिख ही लिया। कोबाल्ट का आवेश +4 आएगा ना, बना देंगे अपन, बस आवेश का दिक्कत आएगा और कुछ नहीं। ठीक, बना दो चलो। यहां पे बेटा क्या मैं यहां पे Cl लगा दूं, यहां पे Cl लगा दूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसका +3 वाला कंपाउंड बने, क्योंकि कोबाल्ट +3 में अष्टफलकीय संकुल बनाता है आराम से, और पाए भी जाते हैं प्रकृति में। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं हम सल्फेट वाला बना देंगे, लेकिन कोबाल्ट पे उस पे आवेश +4 आएगा। तो ऐसे कंपाउंड आपको नोटबुक में बहुत रेयरली देखने को मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं क्या लगा दूं, Cl लगा दूं। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, ओके। तो यहां पर मेरे पास 2 ब्रोमीन है। अब मैंने क्या किया, एक कंपाउंड ऐसा बनाया, ठीक है, जिसमें कोबाल्ट लिया, अमोनिया लिए, ठीक है, NH3 और 2 ब्रोमीन अंदर डाल दिए, एक Cl बाहर निकाल दिया। ये कर दिया। तो अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैं इससे दूसरा कंपाउंड बनाना चाहूं, दूसरा कंपाउंड क्या बना लूं मैं, तो मैंने क्या कर लिया, यहां पर ये NH3 किया (4) और यहां पर एक ब्रोमीन बाहर निकाल दिया, Cl अंदर डाल दिया, एक ब्रोमीन बाहर निकाल दिया। तो इन दोनों संकुलों के अंदर आप देखो क्या देखने को मिल रहा है, सर इसमें क्लोरीन बाहर है, इसमें ब्रोमीन बाहर है, क्लोरीन अंदर है। तो ये एक दूसरे क्या है, आयनन समावयवी। ये एक दूसरे क्या है, आयनन समावयवी। ये एक दूसरे क्या है, आयनन समावयवी, और कुछ नहीं है। समझ आया? अरे क्लियर हुआ? एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, एकदम अच्छे से क्लियर कर सकते थे। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है मामला? ओके, देखो ध्यान से, यहां पर इस कंपाउंड के अगर मैं 2 आयनन समावयवी बनाता हूं, जो कि आपके सामने ये रहे, एकदम सिंपल है, एकदम मक्खन है, एकदम क्लियर है, शॉर्ट एंड स्वीट है। ठीक, ये बना दिया। ये इस कंपाउंड के लिए मैंने यहां पे कोई उदाहरण ले लिया। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर आपके सामने ले लूं कोई दूसरा उदाहरण, अब जैसे कि मान लो मैंने उदाहरण ले लिया CrH2O5, ठीक है। अब यहां पे मैंने एक Br है और एक SO4 है, ठीक है, ओके। ये मेरे पास एक अणुसूत्र है। अब इस अणुसूत्र से मैं 2 आयनन समावयवी बनाना चाहता हूं, तो आयनन समावयवी 2 में बना दूंगा, क्या दिक्कत है। यहां पर अष्टफलकीय संकुल H2O5, ठीक है, सल्फेट एक हमने अंदर ले लिया, Br बाहर निकाल दिया, एक संकुल ये बन गया, और एक बार H2O5 Br को अंदर ले लो, सल्फेट को बाहर निकाल दो। ये देखो ध्यान से, हाँ जी, ये देखो ध्यान से आप, यहां पे समन्वय संख्या 6 मेंटेन हो रही है। ये 5 और H2 लिगेंड है, सल्फेट आयन एक ही बंध बनाएगा, एकल दंतुक की तरह भी योग करेगा। ठीक है, ओके। और अगर हम देखें सल्फेट पे आवेश -2 होता है, ब्रोमीन पर आवेश -1, तो टोटल ऋण आवेश -3, तो केंद्रीय परमाणु पर आवेश आ जाएगा +3। तो क्रोमियम इसमें भी +3 वाला है, इसमें भी +3 वाला है। गोट इट, गोट इट, ठीक है, समझ आया? ये दोनों क्या है, इसके आयनन, ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे आपस में, आयनन समावयवी कहलाएंगे। सर हमें देखते ही पता चल रहा है कि सर यहां पे ब्रोमीन बाहर है, इसमें सल्फेट बाहर है, तो आयनों का विनिमय हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना, कि एक आयन गया, एक आयन अंदर आया। दैट्स इट, बस इतना सा आपको देखना है, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना सा ही लगाना है, आयनन समावयवी आपको दिख जाएंगे। तो ये एक दूसरे क्या है, आयनन समावयवी है। तो बस ऐसे देखा जाता है आयनन समावयवी। सिंपल है क्या? आयनन समावयवी देखने के लिए आपको कोई ज्यादा देखना नहीं है कि भाई संकुल देख लो यार किसमें आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, एक आयन दूसरे आयन के साथ एक्सचेंज हो रहा हो। ठीक है, एक आयन दूसरे आयन के साथ एक्सचेंज हो रहा हो। अगर मैं H2O का एक्सचेंज कर दूंगा, H2O तो उदासीन है, वो बंधन, वो जल योजन समावयवी बनाएगा। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये पहला हो गया आपके पास आयनन समावयवी। ऐसे है, सिंपल सिंपल है बेटा। ये पहला था आपके पास आयनन समावयवी, आयनन समावयवी था। अब दूसरा हेडिंग डाल दो, दूसरा हेडिंग डाल दो, जल योजन समावयवता। जल योजन या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म जिसे बोला जाता है, जल योजन समावयवता, जल योजन समावयवता, हाइड्रेट
आइसोमेरिज्म। ठीक है, जब समन्वय मंडल और आयन मंडल के बीच में आयन और H2O लिगेंड का आदान प्रदान हो, H2O का आदान प्रदान हो, ठीक है, लिगेंड आयन और H2O का आदान प्रदान हो, जब समन्वय मंडल जब संकुलों में, जब संकुल यौगिकों में, जब संकुल यौगिकों में, जब संकुल यौगिकों में समन्वय मंडल एवं आयन मंडल के मध्य H2 एवं आयनों का आदान प्रदान हो, आयनों H2 एवं आयनों का परस्पर आदान प्रदान हो, परस्पर आदान प्रदान हो। ठीक है, H2 लिगेंड आयनों के साथ एक्सचेंज होता हो। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, बहुत ही सिंपल है, आप आराम से देख करके समझ जाएंगे। जैसे कि देखो ध्यान से, ये हमारे पास अणुसूत्र दे रखा था, जैसे हमने यहां बनाया था, अब यहां भी बनाएंगे। ठीक, क्लियर मामला? ओके, जैसे कि देखो उदाहरण, जैसे कि हमने एक कंपाउंड लिया बेटा CrCl3.6H2, CrCl3.6H2, इसके मैं कितने जल योजन समावयवी बना सकता हूं, ये देखना जरा आप। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। CrCl3.6H2, तो यहां से मैंने एक कंपाउंड बनाया CrH2O होल 6, तीनों के तीनों Cl बाहर। ठीक है, एक कंपाउंड तो ये बन गया। H2 अंदर होना चाहिए, बाहर कोई आयन होना चाहिए, तभी तो एक्सचेंज होगा। H2 अंदर है, आयन बाहर है, एक्सचेंज हो सकता है, इससे दूसरा समावयवी में बना सकता हूं। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, एक H2O को बाहर कर दिया और एक Cl को अंदर डाल दिया, तो 2 Cl बाहर बच गए और साथ में H2 आ गया। तो क्या हुआ इसमें सर, H2 बाहर चला गया, Cl अंदर आ गया, ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाए, जल योजन समावयवी। बस इतना सा ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं, इसी तरीके से एक और बनाया जा सकता है, एक और H2O को बाहर निकाल दो, Cl को अंदर डाल दो, अभी भी एक Cl बाहर है, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 2H2O। ओके, तो ये क्या बन गया, वापस से आयनन समावयवी बन गया। क्लियर है मामला? ठीक है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। और अगर मैं लास्ट वाला देखूं बेटा ध्यान से, देखो बाहर एक आयन है, तो आयन का H2 लिगेंड के साथ एक्सचेंज अभी भी हो सकता है। ठीक, अगर यहां पर मतलब ये वाला केस, अब अगर मान लो मैंने इसको भी निकाल दिया बाहर, डॉट में 3H2O बना। अब जरा देखो ध्यान से, ये संकुल स्टेबल ही नहीं है। सुनना मेरी बात, सुनना, इस कंपाउंड के सिर्फ 3 ही जल योजन समावयवी बन सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि अब बाहर कोई आयन बचा ही नहीं, तो किसके साथ एक्सचेंज होता। ठीक है, यहां पर बाहर कोई आयन बचा ही नहीं है बेटा, सिर्फ अब तो यही है समन्वय मंडल, बाहर तो आयन मंडल में कोई आयन है ही नहीं, तो ये वाला इसको लिख करके काट देना, ये वाला आपका जल योजन समावयवी बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, जब तक बाहर आयन है, वो आपस में ये वाले वापस से अंदर बाहर हो सकता है। ठीक है, एक दूसरे में ये चेंज हो सकते हैं, इसमें बाहर कोई आयन ही नहीं है। ठीक है, तो आयन मंडल कहां से बोलेंगे हम इसको, बस केवल यही पार्ट है, ये तो H2O वैसे ही बाहर ये निकल जाएंगे, कुछ काम के नहीं है हमारे पास वो। ठीक, ओके, सिर्फ ये इतना सा ही कंपाउंड बन के रह जाएगा। क्लियर है मामला? तो हमारे पास इसके 3 ही जल योजन समावयवी बन पाएंगे। तो यहां पर ये तीनों आपस में क्या लगते हैं एक दूसरे के, जल योजन समावयवी, जल योजन समावयवी, जल योजन समावयवी लगेंगे, जल योजन समावयवी लगेंगे। क्लियर है मामला एकदम? ओके, हाँ जी, मजा आ गया, बहुत मजा आया बेटे को। ओके, हाँ जी,
बेटा 12 बजे वाली क्लास दिव्या केसरी बेटा वो अपलोड नहीं हो पाएगी, ठीक है। हाँ, ये क्लियर हो गया मामला, वेरी गुड। तो आप इनको आराम से देख सकते हो। अब देखो ध्यान से, अगला हेडिंग डाल लो फटाफट, अगला हेडिंग डाल लो फटाफट। जल योजन के बाद सी, बंधन समावयोता, बंधन समावयोता, बंधन समावयोता, बंधन समावयोता। बंधन समावयोता, इसको बोला जाता है इंग्लिश में लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो यह समावयवता, यह समावयवता, इनके कलर से मतलब नहीं है, शायद कलर आप नहीं बता सकते किसी भी कंपाउंड को देख करके कि भाई इस कंपाउंड का कलर क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। किसी भी कंपाउंड का कलर, इसमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अरे भाई, इसमें आयन का आयन के साथ एक्सचेंज कहां हो रहा है, कितनी बार बोलूं, इसमें आयन का H2O लिगेंड के साथ एक्सचेंज हो रहा है, तो इसमें आयनन समावयवी हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर मान ले मैंने अंदर कोई आयन भी डाल रखा होता तो फिर मैं बोल देता कि हाँ यार इसका आयनन समावयवी बन सकता है। जैसे कि देखिए इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले, जैसे कि अगर मान ले बाहर आयन भी होते और अंदर H2O भी होता और एक आयन बाहर जा सके, एक कोई ऐसा कंपाउंड दे रखा है जिसका आयनन समावयवी बन सकता हो तो बना देते, जल योजन समावयवी बनता तो बना देते, लेकिन हमने ऐसा कंपाउंड लिया ही नहीं है ना बेटा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है श्याम जी। ओके यार, तुम इतनी बड़ी बड़ी अपने इतने बड़े बड़े क्यों करते हो यार कमेंट। बेटा यूट्यूब की जो 12 बजे वाली क्लास ना वो प्राइवेट कर दी गई है, कुछ कारणों की वजह से, कुछ इश्यूज की वजह से उसको प्राइवेट कर दिया गया है, ठीक है। ओके, तो उस क्लास के बारे में अभी कोई डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। कुछ इश्यूज की वजह से उसको प्राइवेट कर दिया गया है और इसी वजह से फिर वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। अभी आप यहां देखो, हाँ, अब बंधन समावयवता थर्ड वाली है, बंधन समावयवता। बंधन समावयवता क्या, देखो बंधन समावयवता कौन से लिगेंड था, कौन से संकुल दर्शाते हैं, वह संकुल जिसमें उभय दंतुक लिगेंड उपस्थित होता है उनमें बंधन समावयवता पाई जाती है। वह संकुल, वह संकुल, वह संकुल जिनमें, फटाफट से लिख लो भाई टाइम कम है, ठीक है, 3 मिनट बाकी है। वह संकुल जिनमें उभय दंतुक, उभय दंतुक लिगेंड उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उनमें बंधन समावयवता पाई जाती है, बंधन समावयवता पाई जाती है। अब उभयदंतुक लिगेंड बोले तो याद है आपको, उभयदंतुक लिगेंड जैसे कि साइनाइड हुआ, NO2 हुआ, SCN हुआ, OCN हुआ आदि। अगर इनमें से कोई भी लिगेंड है तो ये उभयदंतुक लिगेंड होते हैं। और उभयदंतुक लिगेंड क्या होते हैं बेटा, जिसमें दाता परमाणु तो एक से ज्यादा होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन कोई एक ही परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है केंद्रीय परमाणु को, दोनों दान नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें दाता परमाणु कार्बन नेगेटिव भी है और ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन भी है। तो कार्बन के पास ऋणावेश है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, दोनों दे सकते हैं, लेकिन एक बार कोई एक ही देगा। तो जिसमें ऐसा दिखाई दे रहा है तो वो आपके बंधन समावयवता दर्शा सकते हैं। और कैसे बनाएंगे उसका बंधन समावयवी वो मैं बताऊंगा, ठीक। जरा देखो ध्यान से यहां पर उदाहरण, ये समझ में आया। जैसे कि उदाहरण FeCN6 कहीं लिखा हुआ है, अच्छा अरे आगे का तो लिखा ही नहीं, K4FeCN6, K4FeCN6। अब मैंने इसका एक समावयवी और बना दिया, K4FeCN की जगह NC कर दिया होल 6। ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं भाई, लिगेंड तो इसमें भी साइनाइड है, इसमें भी साइनाइड, इसमें बस साइनाइड के अंदर दाता परमाणु चेंज कर दिया,
ये साइनाइड था, ये आइसोसाइनाइड बदल गया। इसमें दाता परमाणु कार्बन है, इसमें नाइट्रोजन है, अणुसूत्र सेम है, बस जो लिगेंड है वो कौन सा है, उभयदंतुक है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, बंधन समावयवी कहलाएंगे। कितना सिंपल है, बंधन समावयवी कहलाएंगे। मुझे लगता है कि इससे आसान तो कोई है ही नहीं। ठीक है, बस जिसमें लिगेंडों को आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दो, मतलब यहाँ पे ये उभयदंतुक लिगेंड था, उसकी जगह दूसरा लिगेंड लिख दिया मैंने, क्या फर्क पड़ गया उससे। ये एक दूसरे क्या है, बंधन समावयवी। और देखो उदाहरण, और देखो उदाहरण, K3CONO2 होल 6, ये बना दिया मैंने बेटा। ठीक है, और एक कंपाउंड इसके जैसा दूसरा बना दिया, K3CONO2 होल 5, एक लगा दिया ONO। इन दोनों में क्या फर्क पड़ गया, यहाँ पे NO2 एक उभयदंतुक लिगेंड है, NO2 माइनस, उसमें से 5 तो मैंने NO2 रहने दिए, एक की जगह मैंने ONO लगा दिया, नाइट्रिटो O लगा दिया, नाइट्रिटो N की जगह। तो ये दोनों भी एक दूसरे क्या कहलाएंगे, बंधन समावयवी कहलाएंगे, बंधन समावयवी कहलाएंगे। हाँ या ना। ये सबसे आसान टॉपिक है इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक है समावयवता, जो कि आप देखते ही बता दोगे। अब इन कंपाउंड देखो, आपसे पूछ लिया जाए ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, आयनन नहीं है, बंधन जल योजन, जल तो है ही नहीं, बंधन है क्योंकि इसमें उभयदंतुक लिगेंड है जिसका एक्सचेंज होकर के उसमें कुछ और बन रहा है। ठीक है, तो उभयदंतुक लिगेंड जिसमें हो वो बंधन समावयवता दर्शाते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब अगला, हाँ जी, क्योंकि बेटा 7:30 बजे मेरी अगली क्लास है तो फटाफट से इसको लिख लो। हाँ जी, आपको लग रहा होगा कि यही क्लास है सर, आप लंबी खींच लो, मेरी अगली क्लास भी बेटा 7:30 बजे उड़ान बेच में। हाँ, अब ये हो गया डी। इसके बाद आता है उपसह संयोजन समावयवता, उपसह संयोजन समावयवता, उपसह संयोजन समावयवता। उपसह संयोजन समावयवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। उपसह संयोजन समावयवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कौन दर्शाएगा, जिसमें धनायन भी जटिल हो, ऋणायन भी जटिल हो, जिसके आगे वाला भाग भी जटिल, जिसमें पीछे वाला भाग भी जटिल हो, जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों जटिल हो। ठीक, ओके। यह समावयवता, यह समावयवता, यह समावयवता ऐसे संकुलों में, ऐसे संकुलों में पाई जाती है, जिनमें पाई जाती है, जिनमें धनायनिक एवं ऋणायनिक दोनों भाग जटिल हो, धनायनिक एवं ऋणायनिक, ऋणायनिक दोनों भाग जटिल हो। जिसमें आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, एक बार लिख लो, फिर इसके उदाहरण बता देता हूं ताकि हम ये संरचनात्मक समावयवता वाला पार्ट तो खत्म कर दें। हाँ जी, ठीक है, ओके। जैसे कि देखो उदाहरण, जिसका धनायनिक वाला भाग भी जटिल हो, ऋणायनिक वाला भाग भी जटिल हो। ये कंपाउंड मैंने देखा बेटा, अब इसमें और मैंने इसका एक जैसा एक कंपाउंड और बना दिया। ये देखो, इन दोनों कंपाउंडों में क्या है, जटिल, दोनों जटिल भागों के बीच में एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, जिसमें धनायनिक पार्ट भी जटिल और ऋणायनिक पार्ट भी जटिल है। इसमें भी लिगेंडों का एक्सचेंज हुआ है। आपको लग रहा होगा लिगेंड नहीं सर, केंद्रीय परमाणु का एक्सचेंज हुआ है। देखो, यहां पे क्रोमियम था, कोबाल्ट आ गया, यहां कोबाल्ट था, वहां क्रोमियम आ गया, बाकी सेम सेम। देखो, अगर मैं कहूं
अगर दो संकुल आपस में जुड़े हुए हैं तो आगे वाला धनायनिक होना चाहिए, पीछे वाला ऋणायनिक होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब देखो साइनाइड पर, एक साइनाइड पे -1 होता है, 6 पे -6, उस -6 को दोनों पर डिवाइड कर देंगे इक्वल इक्वल, +3 इसको देंगे, +3 इसको देंगे। ओके, अगर मैंने इस क्रोमियम को यहां पे रख दिया, क्रोमियम वाला कि सर क्रोमियम के साथ आप साइनाइड लगाते ना, उसको आगे रखते, तो बेटा देखो ध्यान से, क्रोमियम पर +3 है और साइनाइड उसके साथ लगाऊंगा, तो एक साइनाइड पे -1, 3 पर -6, तो +3 और -6 क्या बन जाएगा? ओवरऑल -3। मतलब ये वाला भाग तो ऋणायन रहेगा ना, तो ऋणायन को पीछे लिखते हैं, धनायन आगे लिखते हैं। ठीक है, इस पर +3। हमारा लिखने का तरीका क्या होता है? आगे धनायन होना चाहिए सर, पीछे ऋणायन होना चाहिए। तो हुआ तो लिगेंडो का ही एक्सचेंज है कि सर यहां क्रोमियम के साथ साइनाइड आ जाएगा, अमोनिया पीछे चला जाएगा, लेकिन जैसे ही साइनाइड आगे आया तो ये क्रोमियम वाला भाग ऋणायनिक हो गया, इसलिए पीछे चला गया और वो आगे आ गया। तो आप इतना ज्यादा कंफ्यूज मत हो, सिंपल अगर ऐसा दिख जाए तो ये है आपके पास उपसहसंयोजन समावयवी, जिसमें धनायनिक और ऋणायनिक दोनों भाग जटिल है, उनके बीच में लिगेंडो का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक, ये दोनों एक दूसरे क्या है? उपसहसंयोजन समावयवी। समावयवी। क्लियर है मामला? और लास्ट लिख लो बहुलकन समावयवीता। हाँ जी, ई बहुलकन समावयवीता, बहुलकन समावयवीता। एक अणु दूसरे अणु का बहुलक दिखाई दे तो वो एक दूसरे के बहुलक समावयवी कहलाएंगे। ठीक है, जब एक संकुल यौगिक दूसरे संकुल यौगिक का बहुलक, मतलब उसका दुगुना 3 गुना दिखाई दे, दूसरे संकुल यौगिक का बहुलक दिखाई दे, बहुलक हो तो उन्हें बहुलक उन्हें बहुलकन समावयवी कहा जाता है, समावयवी कहते हैं, समावयवी कहते हैं। देखो बहुत सिंपल है, उदाहरण, एक कंपाउंड मैंने लिया, फटाफट से लिख लो, एक कंपाउंड लिखा मैंने PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर 2 अमोनिया है, 2 क्लोरीन है। ठीक है, अगर मैं इसको इस कंपाउंड से कंपेयर करूं, PTNH3 होल 4 PTCl4, अब देखो इसमें 1 प्लेटिनम है, उसमें 2 प्लेटिनम है, इसमें 2 अमोनिया है, उसमें 4 अमोनिया, इसमें 2 क्लोरीन है, उसमें 4 क्लोरीन, जस्ट इसका डबल हो गया ना, बहुलकन मतलब उसका डबल, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसे हो, तो ये एक दूसरे के बहुलकन है, बहुलकन समावयवी है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बात समझ में आई होगी, बढ़िया से क्लियर हुई होगी। ओके, तो कल मिलेंगे अपन बेटा 4 बजे। हाँ जी, ये वाली बात अपन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन। ठीक, ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम मिलेंगे। ठीक है, एकदम बढ़िया है, एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, आराम से आप इनको कर सकते हो। अब मेरी भी अगली क्लास का टाइम हो रहा है बेटा, तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा पढ़ाई के टाइम पर थोड़ा सा संयम बना के रखा करो यार। हो सकता है कि आपको कुछ बातें पूछनी हो, तो वो मैं तभी बता पाऊंगा जब आप ढंग से थोड़ी बहुत शांति बना के रखोगे, वरना हड़बड़ाहट में इधर बच्चा कुछ लिख रहा है, फिर दूसरा बच्चा कुछ लिख रहा है, स्पैमिंग की हद होती है, बहुत सारी स्पैमिंग करते जाते हो जिससे समझ ही नहीं आता है। ठीक है, कि क्या कौन बच्चा क्या पूछना चाह रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।